नमस्कार। फागुन अपने सबाब पर है। बासंती रंग प्रकृति ने चारों तरफ से बिखेरने शुरू कर दिए हैं। चिड़ियाओं की आवाज़ें सुन सकते हैं। एक गंगा नदी का एक हिस्सा है जो नहर के रूप में इधर से निकलता है। यहाँ पर आज मैं एक खास प्रयोजन से हूँ। कहते हैं बसंत में नई कोपलें फूटती हैं और प्रकृति में एक नई सौंदर्यता देखने को मिलती है। ऐसी कुछ नई कोपलें हमारे समाज में वक्त वक्त पे फूटती रहती हैं। एक ऐसी कोपल जिसने अभी कुछ समय पहले ही फूटना शुरू किया और उसके रंग जो हैं वो इंटरनेट की दुनिया में दिखने शुरू हुए हैं। आज आपकी मुलाकात राउंड अप विद संजय में मैं ऐसे ही फूल से कराने जा रहा हूँ। एक डिजिटल क्रिएटर, एक यूट्यूबर, एक ऐसा नाम जो पिछले कुछ समय में खूब निखर के सामने आया है, गौतम खट्टर से। आइए आपकी मुलाकात कराते हैं। नमस्ते गौतम। नमस्कार जी, कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ, आप बताएं। थैंक यू सो मच सबसे पहले टाइम देने के लिए। थैंक यू। अभी जस्ट सनराइज हो रहा है। जी जी। मैंने कुछ ज़्यादा जल्दी तो नहीं जगा दिया? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं वैसे भी जल्दी जाग जाता हूँ। अर्ली बर्ड्स। मतलब इतनी जल्दी जागने का कारण और मतलब ये हैबिट है या कोई प्रेशर है घर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारी जो संस्कृति है उसमें भी कहा है कि जल्दी जग जाओ। हालांकि उसमें तो ब्रह्म मुहूर्त में कहा है, लेकिन फिर भी ब्रह्म मुहूर्त में तो नहीं, तो कम से कम सूरज उगने से थोड़ी देर पहले तो जग ही जाना चाहिए। क्या बोलूँ आपको, मैंने अपने इंट्रोडक्शन में भी कहा यूट्यूबर जी, लेकिन मेरे को लगता है कि यूट्यूबर बोल देना एक रिस्ट्रिक्ट कर देने वाली बात है। हाँ बिल्कुल, है ना? मैं तो खुद को यूट्यूबर बोलता ही नहीं, इसीलिए। नहीं मतलब जब मैं आपको पहली बार मिला था और जब आपको जानना शुरू हुआ था तो जिसने भी इंट्रोडक्शन कराया था उसने यूट्यूबर बोल के कराया था। हाँ क्योंकि लेकिन यूट्यूबर मेरे को लगता है कि रिस्ट्रिक्ट करने वाली बात है। डिजिटल क्रिएटर या कुछ और मतलब नहीं कह सकते हैं यूट्यूब, क्योंकि यूट्यूब कोई अननोन नाम नहीं है। एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जिसने बहुत सारे क्रिएटर्स को एक नई पहचान दी है, तो क्या कहा जा सकता है उसमें कोई। ठीक है। एक जानना ये है कि गौतम खट्टर बनने की कहानी क्या है? कि मतलब अचानक से यूट्यूब का जो एक ख्याल है कि एक क्रिएटर बनना है, अपने वीडियोस के जरिए एक अवेयरनेस लेकर के आनी है चीज़ों को लेकर, कहाँ से शुरुआत हुई, कैसे शुरुआत हुई? अब ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। हालांकि आपने बोला यूट्यूबर, लेकिन मैं हमेशा खुद को बोलता हूँ आई एम एन एक्सीडेंटल यूट्यूबर। ओके। मैं एक एक्सीडेंटल यूट्यूबर हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं यूट्यूब पर आऊँ और यूट्यूबर बनूँ और सब्सक्राइबर्स लूँ, फॉलोवर्स लूँ और करोड़ों करोड़ लोग मुझे देखें। ऐसा मैंने तो कभी नहीं सोचा था। बस ऐसा था कि कुंभ आया, कुंभ में मैंने सोचा कि कुछ यूनिक किस्म के प्राणी, यानी कि यूनिक किस्म के वर्सटाइल नेचर के बाबा कुंभ में इकट्ठे होते हैं। और कुंभ एक ऐसा पर्व है जो दुनिया का सबसे बड़ी गैदरिंग है। इसको यूएन ने भी इसको डिक्लेयर किया कि दुनिया की सबसे बड़ी गैदरिंग है, विश्व का सबसे बड़ा मेला है। तो ये इस बार हुआ ये कि कोविड संक्रमण काल के बीच में आया 2021 का कुंभ, जिसमें लोग नहीं आ पाए। तो मैंने सोचा कि कुछ ऐसे बाबा जिनको लेकर के लोग बड़े जिज्ञासु हैं, आम नागरिक में जिनको लेकर के बड़ी जिज्ञासा है कि ये नागा साधु कहाँ से आते हैं, कहाँ चले जाते हैं, क्या खाते हैं, कहाँ रहते हैं, नग्न कैसे रहते हैं बिना कपड़ों के, और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में गंगा जी में सर्दियों के घने कोहरे के बीच स्नान कैसे कर लेते हैं, उनकी कैसी लाइफ स्टाइल है। तो उसको लेकर के जो आम जनमानस में सवाल थे जो आज तक उनसे नहीं पूछे गए, चाहे भले ही नेशनल मीडिया कुंभ को कवर करता है, लेकिन क्योंकि उनकी भी एक लिमिटेशंस है, बाउंडेशंस है, तो मैंने फ्री स्टाइल मैंने सोचा कि उनसे कुछ 1-to-1 कन्वर्सेशन करके उनकी लाइफ स्टाइल को जानने का प्रयास, और वही सारे सवाल जो आम नागरिकों के बीच में उमड़ते हैं, बाबाओं को लेकर, साधुओं को लेकर, सन्यासियों को लेकर, वो मैंने पूछे। हालांकि हमारे पास कुछ भी संसाधन नहीं थे, कोई रिसोर्स नहीं था, कोई कैमरा नहीं था, कोई माइक भी नहीं था, कोई ट्राइपॉड भी नहीं था, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था उन सब चीज़ों को रिकॉर्ड करने का, लेकिन फिर भी करने की थोड़ी सी इच्छा थी। वो हमने किया और लोगों ने ऐसा पसंद किया कि रातों रात मैंने देखा कि इतना ज़्यादा लोगों का इंगेजमेंट
मैंने कहा शायद लोग पसंद कर रहे हैं, अब कुछ ऐसा करना चाहिए। तो वहीं से शुरुआत हुई, फिर हो गया। जब हम लोग कोई भी लोग जब बात करते हैं या डिजिटल कंटेंट की जब बात करते हैं, तो जब हम लोग अपना एक दायरा बनाते हैं, एक सोच बनाते हैं, जिसको नीश कहते हैं कि लाइक नीश फाइंड आउट करना कि यार मैं किस नीश पे पर्टिकुलरली काम करूं। जैसे आपने ऑलरेडी बताया कि ये एक्सीडेंटल नीश था, कि मतलब भाई एक मौका है, उस मौके में एक वैक्यूम मिल रहा है, एक स्पेस मिल रहा है मुझे, और मैं राइट टाइम पे राइट स्पेस पे खड़ा हो जाऊं, तो मतलब वही है ना कि मतलब आप कोई एक सेलिब्रिटी वॉक कर रही थी जी, आप राइट टाइम पे बगल से निकले, दोनों का चेहरा एक तरफ हो, फोटो खींच के ये वाला सिनेरियो बन गया, और फिर मतलब उसमें खूब लाइक्स और वो बटोरे जाते हैं जी। लेकिन ये चीज होती है गौतम कि मैं जहाँ तक डिजिटल को समझता हूँ कि आप को कंटेंट बनाते रहना पड़ता है। कुंभ एक वाकया था, एक इंसिडेंट था जो आया निकल गया, एक फेज था निकल गया। मेरे को लगता है कि कुंभ में बहुत सारी चीजें होंगी जो लोग आज तक भुला गए हैं, लेकिन जिस कंटिन्यूटी के साथ आपने उसको फिर आगे चलाया, क्योंकि उसको आगे बढ़ाना एक कंटिन्यूटी मतलब एक काम था, तो उसे कंटिन्यू कर पाना, फिर उसमें तो नीश आपको चुनना ही पड़ा होगा ना कि यार मैं इसके साथ जाऊं या मैं कुछ और भी देखूं। हाँ, वहाँ क्या डिसीजन ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है कि कुंभ खत्म हो गया, बहुत सारे क्रिएटर कुंभ में उठे, लेकिन भगवान की दया से या ये कहिए कि शायद भगवान ने मुझे कुछ ऐसी प्रेरणा दी कि जिस स्पीड से मैं उस दौरान बढ़ा, शायद उस स्पीड से कोई क्रिएटर नहीं था। जितने भी नेशनल मीडिया के बड़े बड़े जर्नलिस्ट आ रहे थे उस दौरान हरिद्वार मीडिया हाउस में, वो मुझे देख करके दूर से ही पहचान जा रहे थे, दूर से ही मेरा, और मुझसे नेशनल मीडिया के लोग पूछते थे, यहाँ तक कि जी न्यूज़, आज तक, कि वो बाबा कहाँ मिलेंगे, वो बाबा कहाँ मिलेंगे, या कोई स्टोरी बताओ बढ़िया सी। तो वो लोग पूछते थे, क्योंकि मैं ऐसे घूम घूम करके और दीमक की तरह घुस घुस के ऐसा कंटेंट ला रहा था उस दौरान कि शायद जो लोगों ने तब तक देखा नहीं था। लेकिन कुंभ खत्म हो गया, फिर उसके बाद सोचा कि अब क्या किया जाए, अब क्या करें। तो 2-3 महीने तो मैं एकदम रिलैक्स नहीं, वो सोचने में ही गुजर गए कि अब क्या करूं मैं, अंडरग्राउंड हो गया। तब तो आपको एक बकेट में सब कुछ मिल रहा था ना भाई, हरिद्वार में सारी दुनिया हरिद्वार में, यहाँ सब कुछ मिल गया। अब सब चले गए, सारे बकेट खाली है, सारे तंबू उखड़ गए बाबाओं के, तो अब मैं क्या करूं। तो 2-3 महीने तक तो यही सोचता रहा कि अब क्या करूं, उसको कंटिन्यू भी करना है क्योंकि लोग देखना भी चाह रहे हैं, लोग कह भी रहे हैं कि और कुछ लाइए और कुछ लाइए। तो क्या हुआ था कि कुंभ के दौरान मैंने कुछ विदेशी साधुओं का इंटरव्यू किया था, और वो विदेशी साधु भी ऐसे थे जो वास्तव में बड़े अविश्वसनीय किस्म के साधु थे। एक बाबा थे जो स्विट्जरलैंड से पैदल आ गए थे भारत, 18 मुल्क पैदल चलते चलते वो भारत आए। तो वहां से मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना कुछ ऐसे विदेशी साधुओं को खोजा जाए जिनसे भारतीय लोग जो पाश्चात्यकरण की ओर जा रहे हैं, जो वेस्टर्निज्म को फॉलो कर रहे हैं, जो वेस्टर्न कल्चर को फॉलो कर रहे हैं, उनको कुछ सीख मिले। जो अपनी कल्चर को बिल्कुल भुला चुके हैं, छोड़ चुके हैं, भाषा के आधार पर, वेशभूषा के आधार पर, खान पान के आधार पर, आचरण के आधार पर, वाणी के आधार पर, व्यवहार के आधार पर, हर तरीके से उन्होंने नकार दिया है अपनी कल्चर को, उस कल्चर को जिसको वेस्ट फॉलो कर रहा है, सब कुछ अपना छोड़ करके। तो मैंने कहा कि कुछ ऐसे साधु को खोजता हूं जो लोगों को आईना दिखाएं कि जिसको तुम छोड़ रहे हो उनको, उस चीज को वो लोग अपना रहे हैं जिसको तुम अपना रहे हो। तो मैं फिर कूच कर गया वृंदावन की तरफ, और वहाँ पर मैंने देखा कि बहुत सारे ऐसे साधु थे, और मेरे कोई भी इंटरव्यूज कभी भी प्लान्ड नहीं रहते हैं, हर इंटरव्यू में अनप्लान्ड करता हूँ। कोई इंटरव्यू की मैं तैयारी करके नहीं जाता कि मैं उससे मिलने जा रहा हूँ, ये पूछूंगा, नहीं। जब मेरा कैमरा ऑन हो जाता है ना, तब अपने आप मेरे अंदर से वो विचार निकलते हैं, और वो सवाल भी निकलते हैं, वो जवाब निकलते हैं। तो ऐसा हुआ कि 2-3 महीने तो लगे, लेकिन फिर मैंने इसको दोबारा से शुरू किया, कोशिश करी। अब जब तक आप एक नाम नहीं बनते हैं, तब तक सबसे खूबसूरत बात ये होती है कि आपके ऊपर प्रेशर नहीं होता है। हाँ। जब आप एक नाम बन जाते हैं तो फिर उसके बाद धीरे धीरे प्रेशर आने लगता है। एक हफ्ता मत डालो वीडियो तो फिर आ जाएगा नीचे कमेंट में कि भैया कहाँ हो, कहाँ हो। सही बात। तो ये प्रेशर कैसे हैंडल करते हो आप? बिल्कुल, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया कि प्रेशर सिर्फ इस चीज का नहीं है कि आप कहाँ हो या क्यों वीडियो नहीं डाल रहे हो। प्रेशर और भी बहुत सारी चीज़ों का है। आपको जानकर के आश्चर्य होगा, मैं जब इंटरव्यू करता हूँ विदेशियों के या बाबाओं के,
क्योंकि अब ये मैंने बिल्कुल ही यूनिक सेगमेंट, उस समय क्या है कि मैं थोड़ा सा फन, थोड़ा सा एंटरटेनमेंट, बाबा चिलम पी रहे हैं, क्यों पी रहे हैं बाबा जी, इससे क्या होगा, नागा साधु हैं, नागा क्यों रहते हैं। लेकिन अब मेरा माइंडसेट बिल्कुल चेंज, उस समय मैं थोड़ा होता है ना अभी हम जवान हैं, है ना, 22-23 साल की उम्र है, तो हम थोड़ा खुशकी में कुछ ऐसी सवाल कर देते हैं, कुछ इंटरव्यू करते हैं कि बाबा जी यहाँ क्यों बैठे हैं, इससे क्या होगा, चिलम क्यों पी रहे हैं। लेकिन अब मेरा माइंडसेट बिल्कुल चेंज हो गया। अब मैं सोचता हूँ कि बस पॉजिटिव चीज़ें ही दिखाओ। मतलब पॉजिटिव का सेंस ये है कि लोगों को जो इंस्पायर करे, जो लोगों को प्रेरित करे, जो लोगों को मोटिवेट करे। तो आपने जो प्रेशर की बात करी, अब प्रेशर बहुत सारी चीज़ों का है। लोग लिख देते हैं नीचे कि अरे यार तुम जो है विदेशियों का इंटरव्यू ले रहे हो, उनसे ये पूछ रहे हो कि भारतीय लोग वेस्ट की तरफ जा रहे हैं और खुद तुम जीन्स पहनते हो, खुद तुम जो है वेस्टर्न कपड़े पहनते हो, कुर्ता पजामा पहनो, भारतीय परिधान पहनो। इसीलिए तो आज चौधरी गया। इसीलिए चेंज कर दी, मतलब चेंज कर थोड़ा देखो, परिवर्तन क्या है कि एकदम नहीं होता। बट मुझे लगता है गौतम कुर्ता पजामा में तो भारतीय नहीं है। नहीं, भारतीय है, किसने कहा नहीं है? मुझे लगता है ऐसा कि नहीं। अगर हम देखें तो ये इसको धोती कुर्ता होना चाहिए था। अब जितनी गहराई में जाएंगे तो धीरे धीरे, मैंने बोला ना कि परिवर्तन जो है धीरे धीरे होता है। अब एकदम से आप भगवा पहन लेंगे तो वो जचेगा नहीं। धीरे धीरे परिवर्तन, धीरे धीरे चेंज करें। तो लोगों का प्रेशर रहता है, लोग गालियां भी देते हैं कि ऐसे सवाल नहीं करना चाहिए, ऐसे पूछना चाहिए, ये तरीका नहीं होना चाहिए। बहुत लोग गालियां देते हैं, बहुत लोग प्यार भी करते हैं। और आपको जानकर के आश्चर्य हुआ कि इतना ऐसा काम करने पर भी गालियां पड़ती हैं। क्या करते हो जब ऐसा हेट मिलता है? मैं कुछ नहीं करता, क्योंकि भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि समत्वम योग उच्यते, मतलब समता का भाव इंसान के अंदर होना चाहिए। राम जी से सीखना चाहिए। राम को सिर्फ मंदिर में मूर्ति में जाके पूजना नहीं चाहिए। राम का जो चरित्र है, राम के अंदर कितने सारे सीखने के, मतलब प्रेरणा लेने के गुण है कि राम एक आदर्श भाई भी हैं, एक आदर्श पिता भी हैं, एक आदर्श पुत्र भी हैं, एक आदर्श प्रशासक भी हैं, राजा कुशल राजा भी हैं। तो राम को जब एक दिन पहले बोला कि आपको जो है राज्याभिषेक मिलेगा, तो हतोत्साहित नहीं हुए, बहुत ज्यादा एक्साइटेड नहीं हो कि ओ हो कल तो मैं राजा बन जाऊंगा यहाँ का। और जब शाम को पता चला कि अब राजा नहीं बनेंगे, अब वनवास जाना है, तो निराश भी नहीं हुए, चुपचाप उसी भाव के साथ रथ में निकल गए। तो हमारे जो आदर्श पुरुष हैं वो ऐसे अनेक हैं, हम उनसे सीखना चाहिए। योगेश्वर भगवान ने इसीलिए कहा है कि समत्वम योग उच्यते, समता का भाव योग है। जो गाली दे रहे हैं उनसे भी निराश नहीं होना है, क्योंकि उन लोगों ने तो नहीं कहा था ना हमको ये करने के लिए। और जो बहुत ज्यादा उत्साहित कर रहे हैं या बहुत ज्यादा अति तारीफ कर रहे हैं, उनसे बहुत ज्यादा उत्साहित भी नहीं होना। ठीक है, दोनों के प्रति न्यूट्रल बैलेंस रहना। अब मैं थोड़ा क्रिटिक हो जाऊं। हाँ, कैमरे पे बोलने के लिए बात बहुत अच्छी थी। नहीं ये हकीकत नहीं, लेकिन लगता तो होगा ना यार कि ऐसा क्यों, मतलब एक टाइम जब गौतम अकेले होता है जब। नहीं ऐसा नहीं लगता बिल्कुल, क्योंकि मैं जिन लोगों के साथ संवाद कर रहा हूँ वो एक एक व्यक्ति अपने आप में प्रेरणास्पद है, मतलब वो इंस्पायरिंग कैरेक्टर है। उनसे मैं क्या सीख रहा हूँ यार? क्या मैं, जब लोग उनसे दूर बैठ के सीख रहे हैं मेरी वीडियोस देख के, तो क्या मैं उनसे नहीं सीख रहा? उनसे मैं भी तो सीख, उनको भी तो कितनी प्रताड़ना झेलनी पड़ी होगी। जिसने एक MBBS छोड़ करके, जिसने लाखों करोड़ रुपए का अपना घर परिवार छोड़ करके जो भारत आ गया सीकर बन करके, मतलब एक सीखने की भावना से, उसको क्या गालियां नहीं झेलनी पड़ी होंगी? उसको अपने ट्रेंड में झेलनी पड़ी होंगी। तो वो हमें क्या सिखा रहा है? वो यही तो सिखा रहा है कि आप जब चलते हैं तो लोग 4 तरीके के गालियां भी देते हैं, 4 तरीके के आरोप भी लगाते हैं। कोई बात नहीं, आप चलते रहो, और जिस दिन आप सही मुकाम पे पहुंच जाओगे तो अपने आप लोग तारीफ करेंगे। अब यहाँ से कहाँ देखते हैं गौतम अपने आप को? मैं यहाँ हूँ, ये मैं कल नहीं देख रहा था, और मैं कल कहाँ होऊंगा वो मैं आज नहीं देख रहा हूँ। सब कुछ जो है भगवान के फोर्स के ऊपर है, सब भगवान के हाथ में है। हमारी जो लगाम है ना वो भगवान के हाथ में। अर्जुन ने क्या करा? अपनी लगाम को कृष्ण के हाथ में दे दिया। और दुर्योधन ने क्या करा? उसने सब कुछ मांग ली कि मुझे इतने घोड़े दे दो, इतने हाथी दे दो, इतनी सेना दे दो। लेकिन अर्जुन ने कहा क्या? मुझे कुछ मत दो, आप मेरे सारथी बनो, आप मेरा रथ चलाओ। और आप देखिए इतिहास को उठा करके, सेना का अंबार था दुर्योधन के पास, और अर्जुन के पास बहुत सीमित संसाधन थे। लेकिन क्या था उसके पास? भगवान के हाथ में उसके रथ की डोर थी। तो ईश्वर के हाथ में है सब कुछ। हम भविष्य के गर्भ, जो सब कुछ चीजें हैं वो भविष्य के गर्भ में है। तो हम तो नहीं सोच सकते कल कहाँ होंगे, क्या होंगे। तो फैमिली में कौन कौन है?
गौतम? मेरे परिवार में मेरे पिताजी हैं, माताजी हैं, एक छोटा भाई है और एक बड़ी दीदी है। तो दीदी क्या करती हैं? उनकी तो अब शादी होने वाली है 1-2 महीने में। हाँ। और फादर? फादर बिजनेसमैन है। तो अब जब घर में बेटे की बात करते हैं स्पेशली, और बड़े बेटे की बात करते हैं, तो बड़े बेटे में गौतम का ही नंबर आता है, तो गौतम के ऊपर ये प्रेशर नहीं है कि गौतम ये फील्ड जो है ठीक है, अभी चार्म है, अभी पैसा है, सब कुछ है, लेकिन अनसर्टेनिटी का है कि मतलब अभी हम एक अज्यूम कर रहे हैं कि फ्यूचर जो है वो डेटा का फ्यूचर है, फ्यूचर इंफॉर्मेशन का है ना, लेकिन आपको नहीं लगता कि एक अनसर्टेनिटी भी है इसके अंदर के कुछ? अनसर्टेनिटी कहाँ नहीं है? जहाँ हम जॉब करेंगे क्या वहाँ अनसर्टेनिटी नहीं है? क्या गवर्नमेंट जॉब में अनसर्टेनिटी नहीं है, या जब प्राइवेट जॉब है वहाँ अनसर्टेनिटी नहीं है? क्या बिजनेस में अनसर्टेनिटी नहीं है? हर जगह वो है। मेरी तो इंग्लिश भी बहुत कमजोर है है ना, भले ही मैं विदेशियों का अब थोड़ी सी कम सही हो गई है, तो हर जगह अनसर्टेनिटी है, हर जगह है। आपको पता है कि 5 मिनट बाद आप होंगे कि नहीं होंगे? क्या मुझे पता है कि मैं कल हूँ या नहीं हूँ? या जो एक प्राइवेट जॉब वाला है उसकी जॉब कब चली जाएगी उसको पता है? नहीं पता। या जो बिजनेसमैन है उसको मालूम था कि कोविड आ जाएगा और मेरा सब कुछ बंद हो जाएगा? तो हर जगह अनसर्टेनिटी है। पर मैं बोलता हूँ कि भूतकाल व्याकुल करे और भविष्य भरमाए, वर्तमान में जो जिए तो जीना आ जाए। तो वर्तमान में जीते रहिए और जो होगा वो तो। क्या खूबसूरत बात है। ऐसा कोई क्रिटिक लाइफ में जिसको क्रिटिक की तरह लेते हो, और क्यों लेते हो? क्रिटिक क्या? मतलब ऐसा कोई आदमी लाइफ में जो जिसको लगता है कि ये मेरे लिए एक अच्छा क्रिटिक है, मतलब ये जब मुझे क्रिटिक करता है, या इसकी जो क्रिटिसिज्म होती है ये मेरे को मतलब मेरे अच्छे के लिए यार मेरे को बेहतर बनाती है। ऐसे बहुत सारे दोस्त होते हैं, बहुत सारे अपने परिवार के भी लोग होते हैं, बहुत सारे आस पड़ोस के। कोई एक एग्जाम्पल कि हाँ किसी ने कहा वो उसने ऐसा चेंज बनाया अंदर? एग्जाम्पल तो ऐसा मेरे को फिलहाल कोई ध्यान में नहीं है, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें। मेरा एक दोस्त है, वो कनाडा में अभी पढ़ रहा है। हम लोग यहाँ पे जब 11, 12, 9, 10 सब साथ में पढ़ते थे, अभी वो कनाडा में चला गया है। तो वो मुझे जब मेरी वीडियोस देखता है, क्योंकि उसकी इंग्लिश बहुत अच्छी थी, और मैंने जब पहला इंटरव्यू किया इंग्लिश में हर की पौड़ी पर, मेरे अंदर मुझे लगता है, मैं जब देखता हूँ उन इंटरव्यूज़ को, तो मैं अब देखता हूँ कि मैं क्या करता था यार आज से 8-10 महीने 9-10 महीने पहले, कि मैं अनसंट कुछ भी अंग्रेज़ी बोल रहा हूँ। लेकिन विदेशी कभी आपकी अंग्रेज़ी का मजाक नहीं उड़ाएंगे। भारत के लोगों के सामने जब आप अंग्रेज़ी बोलेंगे तो वो आपको मजाक बनाएंगे, या मतलब एक मखौल बनाएंगे। आपको या तो सिखाएं कि ऐसे नहीं ऐसे बोलिए, वो नहीं, आपका मखौल बनाएंगे। लेकिन जो विदेशी होते हैं उनके साथ जब आप अंग्रेजी में बात करेंगे तो उनको भी नहीं आती, हकीकत ये है। तो इतनी वो जानते हैं कि अपनी बात कह दें, और उतनी मैं जानता था कि मैं अपनी बात कह दूं। एक्चुअली हमारे अंदर एक स्टीरियोटाइप है ना कि हर गोरी चमड़ी वाला या तो ब्रिटिश है या अमेरिकन है। हाँ। ठीक है, हम लोग मतलब सारे यूरोपियंस को उसी कैटेगरी में रख लेते हैं। हाँ, तो मैं जब शुरुआत में इंटरव्यू कर रहा था तो मैं भूल जाता था कि मेरे आसपास, अब आप देखें हर की पौड़ी जैसी जगह पे जहाँ हजारों लोग इधर उधर भाग रहे हैं, मैं वहाँ पर खड़े होकर के अंग्रेजों का इंटरव्यू ले रहा हूँ। और उस दौर में जब मेरी अंग्रेजी बहुत खराब है, तो मेरा दोस्त वो कनाडा में बैठ के देखता कि अरे ये क्या बोल रहा है, मतलब कुछ भी बोले जा रहा है, लेकिन ठीक है कुछ तो बोल रहा है ना। तो वो मेरी उसमें नोट कर करके फिर वो मुझको फ़ोन करके मेरे को व्हाट्सएप पे बना के देता कि इसको ऐसे बोलना है, इसको ऐसे बोलना है, इसको ऐसे बोलना है। तो वो एक पॉजिटिव क्रिटिसिज्म तो नहीं है, लेकिन फिर भी एक पॉजिटिव वो मेरे को फीडबैक है। अगला आदमी कनाडा में बैठ करके 7 समुंदर पार मुझे टाइम निकाल रहा है, बोल रहा है, और आप तो इंग्लिश के टीचर भी हैं यार। तो वो बोल रहा है और मेरे को लिख करके भेज रहा है कि आप ऐसे पूछो, इसको ऐसे पूछो, ऐसे पूछो। और उसके बाद अब तो मैंने बहुत सुधार कर लिया, ऐसा लोग कहते हैं। लोग लिख करके भेजते हैं कि वाह यार गौतम जी बड़ी इंग्लिश में सुधार आ गया, बहुत ज़्यादा। तो मैं उसको फ़ोन करके बोला, मैंने कहा यार तेरा बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे जो है थोड़ा सा फीडबैक दिया और मेरे को समझाया, तो लोग अब तारीफ कर रहे हैं। कुछ एक ऐसा ऐसे लोग हर एक की जिंदगी में होते हैं जो मतलब आपकी लाइफ में कंट्रीब्यूट करते हैं। ऐसे कंट्रीब्यूशन अगर आपको किसी आने वाली जनरेशन को देना हो, स्पेशली यार ऐसे लोगों को जो
शहर में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो इस तरह के प्लेटफॉर्म को लेकर के काम कर रहे हैं, जहाँ पे वो कुछ ना कुछ अपना क्रिएशन या जो उनकी क्रिएटिविटी है उसको प्रोड्यूस करते हैं और फिर उन प्लेटफॉर्म्स में डालते हैं। या कुछ लोग हैं जो अभी प्लान कर रहे हैं कि इस तरह के प्लेटफॉर्म पर, क्योंकि एक बड़ा मार्केट है। क्या आपका एक ऐसा उनके लिए सजेशन है कि हाँ क्या करना चाहिए, कुछ एक जो मतलब इसके हार्ड एंड फास्ट रूल जो आपको समझ में आए, और क्या नहीं करना चाहिए, या किस चीज़ से बचना? डिजिटल मैं यही कहना चाहूँगा कि आप जब डिजिटल में कुछ भी करने जा रहे हैं तो सबसे पहले जो प्रायोरिटी है वो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए किसी भी भाषा में। अगर हम उत्तराखंड की बात करें, आप देखेंगे गढ़वाली में कितने डिजिटल प्लेटफॉर्म है, गढ़वाली इंटरव्यू के कोई डिजिटल प्लेटफॉर्म है, कितना वाइड स्कोप है। हमारे उत्तराखंड में कितनी आबादी है, 1-2 करोड़ से बिल्कुल लगभग आबादी है, लेकिन कितने गढ़वाली के इंटरव्यू लेने वाले क्रिएटर्स हैं। हम इतना वाइड स्कोप है। आप देखिए कि अगर आप कुछ करना चाहें तो कर सकते हैं। हिंदी की ऑडियंस इतनी सारी है पूरे भारत में, लेकिन अब हिंदी के क्रिएटर नहीं है, व्लॉगिंग हो रही है अंग्रेजी में, ओ हेलो गाइस दिस इज फलाना ठिकाना एंड यू आई एम हियर फलाना। तो ये क्या है, आप हिंदी में बोलो ना। तो मैं ये बोलता हूँ कि कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम कीजिए, हिंदी, अंग्रेजी या किसी भी भाषा में जो आपकी स्थानीय भाषा है, और जहाँ पर क्रिएटर्स कम है जिस फील्ड में, आप उसमें आइए। अब आप बताइए स्पिरिचुअल फील्ड में कितने लोग काम कर रहे हैं? ऑनली मतलब मोस्टली जो अभी तक अगर मैंने देखा है कि जो अच्छा खासा काम किया है इंडिया से स्पिरिचुअल को लेकर के, या तो अपने एक स्वामी जी हैं गौर गोपाल दास जी, हाँ। उनका आता है सबसे अच्छा क्रिएशन, या सदगुरु का है, या रविशंकर जी का है। मैं उस लिहाज से भी कह रहा हूँ कि स्पिरिचुअल लोगों का इंटरव्यूज कितने क्रिएटर्स कर रहे हैं? बिल्कुल कोई भी नहीं। आज जहाँ अब मैं आपके साथ आज बैठा हूँ, आज तक मैं 175-80 साधुओं के साथ ऑन रिकॉर्ड संवाद कर चुका हूँ, और वो 175-180 ऐसे साधु हैं जो अपने आप में वर्सटाइल नेचर के हैं, यूनिक जिनका कैरेक्टर है। तो ऐसी फील्ड पर मैं क्यों काम कर रहा हूँ? क्योंकि यूनिक है, इस पे कोई काम नहीं कर रहा है, और लोग देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि साधुओं की लाइफ स्टाइल कैसी है। तो एक जो अभी तो आपने कहा कि आपका तो एक एक्सीडेंटल हुआ ये शुरू, मतलब आप इस पर्टिकुलर इस जॉनर के लिए काम करेंगे। एक बच्चा जो इस इंटरव्यू को देख रहा है, या एक हमारा जो यूथ जो या कोई भी व्यूअर इस इंटरव्यू को देख रहे हैं, वो आज एक रिसर्च करना चाहता है कि यार अब आपका तो हो गया है ना, गौतम भैया को तो सही टाइम पे सही स्पेस मिल गया, लेकिन अब ये अगले आदमी को अगर गौतम खट्टर जैसा कुछ करना है तो उसको अगले कुंभ का इंतजार करना पड़ेगा, या वो अभी अगर उसको अपना कोई नीश पिकअप करना है जी। तो क्या कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको लेकर के वो नीश पिकअप कर सकता है, या जिनको सोचना चाहिए कि यार अगर मुझे नीश ढूंढना है तो मुझे ये चीजें होनी चाहिए, उसमें ये कंटेंट उसका होना चाहिए? मैंने जैसे कहा, सबसे पहला आपका कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होने चाहिए। मतलब अच्छे नहीं है तो कर लीजिए, क्योंकि कोई भी घर से सीख करके या जन्म से सीख के नहीं आता, वो यही सीखता है। तो वो सीख लीजिए, थोड़ा पढ़िए, क्योंकि जब तब तक आप एक गुड स्पीकर नहीं बन सकते जब तक आप एक गुड लिसनर और एक गुड रीडर ना हो। तो पढ़िए और सुनिए। जब सुनेंगे और पढ़ेंगे तो आपकी जो डिक्शनरी है, जो माइंड की डिक्शनरी है, उसमें कुछ शब्द इकट्ठे होंगे, जिससे कि आप जब बोलेंगे तो डिलीवर कर पाएंगे। क्योंकि आपको व्लॉगिंग करनी है, आपको पौधों के बारे में बताना है, आपको इंटरव्यूज करने हैं, आपको पॉलिटिकल इंटरव्यू करने हैं, सोशल करने हैं, साधुओं के किसी का भी करना है, कुछ भी आपको ऑन कैमरा करना है ना, तो बोलना पड़ेगा। और बोलने के लिए यहाँ पर होना चाहिए। और यहाँ पर कब आएगा? जब आप पढ़ेंगे और जब आप सुनेंगे बोलने वाले लोगों को, तो वो होगा। और उसके बाद आप कंटिन्यूटी, सबसे दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट सिद्धांत है, प्रिंसिपल है, निरंतरता होनी चाहिए। आज आप इंटरव्यू कर रहे हैं, 6 महीने आप गायब हो जाएं तो लोग भूल जाएंगे। होता है। नहीं, अब मुझे नहीं पता, मैं तो वैसे ही जनरली एक उदाहरण दे रहा हूँ कि नहीं, बढ़िया उदाहरण है कि आज आप एक इंटरव्यू, गौतम खट्टर का इंटरव्यू कर रहे हैं और 6 महीने आप गायब, तो लोग भूल जाएंगे ना कि संजय सिलसिवाल। क्यों? क्योंकि इतना ज्यादा कंपटीशन है, इतने ज्यादा ऑप्शंस हैं कि आप नहीं तो फिर कोई और। गौतम खट्टर आज है, लेकिन आज आपको जान करके आश्चर्य होगा कि अब 3-4 और ऐसे सेम फील्ड के क्रिएटर्स आ गए हैं। तो अच्छी बात है ना। इससे क्या हो रहा है? कंपटीशन की भावना मत लीजिए, ये एक पॉजिटिव स्पिरिट है जो स्पिरिचुअलिटी को
प्रमोट कर रही है। तो मैं बोलता हूँ कि जितने क्रिएटर आए स्पिरिचुअल बीट में उतना अच्छा है, जिससे एट द एंड हमारा मेन मोटिव है कि धर्म अध्यात्म लोगों के बीच में जागरूकता आए। तो ये दो सिद्धांत हैं, आप निरंतरता बना के रखिए और कम्युनिकेशन स्किल्स। एंटरटेनमेंट की दुनिया है, अगर कुल मिला के कहूँ डेटा, एक तो इन्फॉर्मेशन और एक एंटरटेनमेंट है ज़्यादा जो कंज्यूम किया जा रहा है। आपको आपके वीडियोस जहाँ तक मैंने देखे हैं वो लगभग दोनों चीज़ों को पूरा करते हुए दिखते हैं। अच्छा। उसमें इंफॉर्मेशन भी है जी। और कई बार मतलब ठीक ठाक जो एंटरटेनमेंट गेनर्स हैं कि हाँ चलो अगर किसी मैं अभी कुछ वीडियोस आपके देख रहा था, अभी बताऊंगा आपको आफ्टर द शो की। नहीं, अभी और उनमें से कुछ मीम बनाए जा सकते हैं। बहुत बने हैं, ठीक है, बहुत बने हैं। तो उनमें से कुछ मीम्स निकाले जा सकते हैं। तो ये एंटरटेनमेंट वीडियोस के थ्रू आप अपने क्रिएशन के थ्रू कर रहे हो, खुद को एंटरटेन करने का कि यार मतलब चलो ठीक है दुनिया के लिए तो हम ये कर रहे हैं, अपने लिए भी मैं खुद की वीडियोस देखता हूँ। अच्छा। मैंने बताया ना कि जब मैं आज से 9-10 महीने पुरानी वीडियोस देखता हूँ तो मैं हंसता हूँ कि ये मैं क्या कर रहा था। मतलब ये एंटरटेनमेंट के लिए ये भी है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि मैं थोड़ा जो है दोस्तों के साथ थोड़ा बहुत घूमना और नाव में बैठना मुझे बहुत पसंद है। जब भी मैं बनारस गया, मैं वृंदावन गया, मैं प्रयागराज गया, मैं नाव में ज़रूर बैठता हूँ। हरिद्वार में तो खैर नाव नहीं चलती है। तो यही है एंटरटेनमेंट के लिए कि थोड़ा सा लोगों से बातचीत, और मेरे को अच्छे लोगों से बातचीत करना बहुत पसंद है। अच्छे लोगों का मतलब है कि जो फील्ड में समाज में कुछ सर्विस दे रहे हैं, यानी कि कुछ सेवा दे रहे हैं। और मैं कहता हूँ कि इसी फील्ड में काम करते करते मुझे ऐसे ऐसे लोगों से मिलने का मौका मिलता है ना कि वही सबसे बड़ा एंटरटेनमेंट है। सर्विस से बात मुझे एक और चीज़ आई, मैं आपके कुंभ के वीडियोस देख रहा था, कुछ इंटरव्यूज आपके ऐसे भी थे जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के थे। जी जी जी। और मतलब उनमें से कुछ तो ऐसे हैं कि लाइक जो हमारे गुंजियाल साहब हैं, हाँ। रावत जी हैं, मतलब वो एक अपने आप में एक बड़ी इंस्पिरेशन है, कम से कम हमारी स्टेट और हमारे लोगों के लिए। लाइक अगर मैं बोलूँ कि हमारे लोकल लोगों के लिए यहाँ पे जी। कैसा एक्सपीरियंस रहा इन लोगों के साथ बात करने का? बहुत अच्छा। मैं कहता हूँ कि हमारी भारतीय संस्कृति में एक सिद्धांत है, विद्या ददाति विनयम विनयात याति पात्रत्वाम पात्रत्वाम धनमाप्नोति धनाद्वम तथा सुखम। जो जितना विद्वान आदमी होगा, जो जितना ऊंचे दर्जे का आदमी होगा, जो जितना विद्यावान होगा, वो उतना विनम्र होगा। आप देखते होंगे आजकल आसपास एक पार्षद है, वो पार्षद बनते ही पहले तो अपनी गाड़ी के आगे प्लेट लगा देता है, पार्षद महोदय जा रहे हैं, वो टोल नहीं देंगे, वो रेड लाइट को क्रॉस कर जाएंगे। तो और वहीं एक अब्दुल कलाम जैसे राष्ट्रपति, वो उतर रहे हैं स्टेज से, मतलब उनको कहीं जल्दी जल्दी जाना था, वो किसी कार्यक्रम को अटेंड करने आए थे, लेकिन जल्दी जल्दी जाना था, तो वो करके अपना भाषण देके तुरंत नीचे उतर गए। तो उनको मंच से बुलाया गया कि 1 मिनट कलाम साहब, एक छोटा सा ये हमारे प्रोफेसर हैं, उनका सवाल है। उन्होंने कहा अच्छा चलो पूछो। वो जहाँ खड़े थे मंच से उतरते हुए जिस सीढ़ी पे खड़े थे उसी सीढ़ी पे बैठ गए। और उनका एक फिलॉसफी थी कि वो किसी भी कार्यक्रम में जब जाते थे, एक प्रोटोकॉल होता है कि राष्ट्रपति की कुर्सी थोड़ा सा अन्य कुर्सियों से ऊपर लगा दी जाए, लेकिन वो नाराज हो जाते थे कि मेरी कुर्सी ऊपर क्यों लगाई है, ये भारत है, यहाँ सबको समानता का अधिकार है, मैं राष्ट्रपति हूँ ठीक है, लेकिन मैं हूँ इंसान ही, मैं कोई भगवान का तीसरा अवतार नहीं हूँ। तो इन लोगों के साथ, ऐसे लोगों के साथ संवाद करके पता चलता है कि जो विद्या ददाति विनयम की जो असली परिभाषा है ना, ये लोग उसमें फिट बैठते हैं। जो जितना ऊंचे दर्जे का आदमी होगा उतना विनम्र, उतना सहज, उतना सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग को फॉलो करता होगा। आप देखेंगे ना, 1000 रुपए का, 2000 रुपए का नोट और एक सिक्का, जब 2000 के नोट को नीचे गिरेंगे तो वो आवाज नहीं करेगा, और 1 रुपए के सिक्के को जब नीचे गिरेंगे तो उसमें से आवाज आएगी। तो बड़े लोग जो होते हैं, मनस्थिति के बड़े लोग, अनपढ़ आदमी भी बड़ा हो सकता है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि एक अनपढ़ आदमी भी सभ्य हो सकता है, एक पढ़ा लिखा आदमी भी असभ्य हो सकता है। उसका पैरामीटर कोई कुछ नहीं है। वो नहीं है कि आपके पास MA है, आपके पास MCOM है, आपके पास MBA है तो आप बहुत ज्यादा जो है सभ्य होंगे। तो इन लोगों से मिल करके लगता है कि हाँ कुछ है, और इन लोगों से बहुत इंस्पिरेशन मिलती है। और ये इंटरव्यूज कुंभ से पहले के भी हैं। दीपक रावत जी का जो इंटरव्यू है
वो कुंभ से पहले का है। तो मेरी इच्छा नहीं थी कभी भी स्पिरिचुअल इस पे फील्ड पे काम करने की। मैं चाहता था कि कुछ इस तरीके के ग्लैमरस लोगों के साथ संवाद हो, इस तरीके के पॉलिटिशियंस। और अगर मैं दीपक राव जी की स्पेशली बात करूँ तो वो तो यूट्यूब पे भी ग्लैमरस है हाँ हाँ बिल्कुल ना? है। मतलब अच्छा खासा उनका व्यूअरशिप बिल्कुल है बिल्कुल उनके पास। बिल्कुल। वो हजारों करोड़ों युवाओं के प्रेरणा के स्रोत हैं जो यूपीएससी एस्पिरेंट हैं, उनके लिए वो एक इंस्पिरेशन है। बिल्कुल। जी। और इसके बाद जैसे आपने ये इंटरव्यू किया, गुंजियाल साहब के साथ एक इंटरव्यू था, वो तो बहुत ही ज्यादा मुझे विनम्र। मुझे मुझे बड़ा एक अच्छा लगा। और उसके बाद मतलब इंटरव्यूज की बात करूँ तो मैंने पहली बार गुंजियाल साहब का इंटरव्यू किसी इस तरह का इंटरव्यू जो 1-to-1 है, हाँ हाँ वैसे तो उनके देखते रहते, लेकिन 1-to-1 इंटरव्यू इस तरह का इंटरेक्शन मैंने पहली बार देखा। और बड़ी अच्छी उसमें उन्होंने जानकारियां भी दी थी जो अमूमन नहीं थी। बहुत अच्छी जानकारी। उन्होंने मेरी तारीफ भी करी थी, वो आपने नहीं सुनी। उन्होंने कहा कि अरे गौतम जी, आप जिस तरीके से स्माइलिंग फेस के साथ सवाल पूछ रहे हैं मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। नहीं, हमें भी अच्छा लग रहा है जिस हिसाब से स्माइलिंग फेस के साथ ही जवाब दे रहे हैं गौतम। अब गौतम कब जैसे एक आपने एक दायरा चुना है लकी अस की, मतलब भाई हम लोग ऐसे शहरों से आते हैं जहाँ पे स्पिरिचुअलिटी के लिए बात करना और वो एक मतलब हमारे, आप बोल सकते हैं ना, हमारे एक सोशल अपब्रिंगिंग में वो चीज़ें हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इसका आगे क्या मतलब अब आने वाले स्टेप्स क्या हैं कि आप ये सोच रहे हो अपनी तरफ से? देखो जो आपने कहा कि गाइडेड जो है वो तो होगा हाँ। नियति में जो है वो अपनी तरफ से मैं यही कोशिश करता हूँ कि थोड़ा सा अपनी एक प्लान बुक होती है ना आदमी की, लाइक अगले मेरे 2 कदम ये होने वाला है, बहुत ज्यादा दूर तो नहीं लेकिन हाँ। अपनी तरफ से मैं यही सोचता हूँ कि अब इनका एक इंटरव्यू फ्रेम होना चाहिए, इनका होना चाहिए, इनका होना चाहिए। कैसे डिसाइड करते हो मोस्टली गेस्ट को? मोस्टली देखो बहुत बार तो ऐसे होता है कि मैं राह चलते मुझे मिलते हैं लोग, मतलब घूमते फिरते खोजते बीनते मिलते जाते हैं। लेकिन कुछ कुछ ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे गौड़ गोपाल दास जी का आपने नाम लिया, तो वो मेरी हिट लिस्ट में है और बहुत जल्दी मैं उन तक भी पहुंचूंगा। और बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स थे जो मेरी हिट लिस्ट में थे और उनको मैं लेकर के आया। साध्वी भगवती सरस्वती जी ऋषिकेश परमार्थ निकेतन की, वो मेरी हिट लिस्ट में आज से नहीं, सन 2018 में जब कुंभ लगा था प्रयागराज में, तो उनका एक इंटरव्यू मैंने देखा। और उस समय मैं ऐसा कुछ करता भी नहीं था, शायद 2018 में मैं ग्रेजुएशन में रहा हूँगा। तो उस समय जब मैंने उनका इंटरव्यू सुना न्यूज़ 24 पे, तो मैंने कहा इन साध्वी जी से मुझे मिलना है। लेकिन वो कैसे मिलना है, क्या मिलना है, वो सब नहीं, लेकिन खुद दिमाग में आया कि इनसे मुझे मिलना है। जब उस इंटरव्यू में वो हिंदी बोल रही थी और उन्होंने बताया कि मैं स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की ग्रेजुएट हूँ, मैं पीएचडी होल्डर हूँ, मैंने बोला कि इस माता जी से मुझको मिलना है। लेकिन वो मैं कब मिला? सन 2022 में जाके, तो 4 साल के बाद। और किस लिए? इंटरव्यू के लिए ही। एक इंटरव्यू देख करके मैं उनसे मिला, खुद उनका इंटरव्यू लेने के लिए। तो जो हम चीजें प्लान करते हैं, आपने सीक्रेट मूवी देखी है? द सीक्रेट, वो वास्तव में लॉ ऑफ अट्रैक्शन, हाँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन वास्तव में मैं देखता हूँ कि जीवन में काम करता है। मैं जिसके लिए आज सोच लेता हूँ कि मुझे इससे मिलना है, उससे मैं मिलता हूँ, उससे मैं इंटरव्यू करता हूँ। तो यही प्लान रखता हूँ कि इसको लेकर के आऊँ, कुछ कंटेंट में क्वालिटी अपग्रेड कर दूँ, कुछ और अच्छी स्किल्स के साथ प्रस्तुत करूँ, कुछ नयापन। अब YouTube की दुनिया में आप काम कर रहे हो, कोई ऐसा एक आइडियल अपने फील्ड से या मतलब YouTube की उसमें कि हाँ जिसको आप लगता है कि यार मुझे ना इस तरह का कुछ काम करना है या इससे मैं प्रेरणा लेता हूँ YouTube मतलब कंटेंट क्रिएशन को लेकर के, हालांकि वो आपके पर्टिकुलर नीश का ना हो, हाँ। लेकिन हाँ यार ये देख करके मुझे अच्छा लगता है और इसको देख करके मुझे काम करना है। हाँ, बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर हैं, समदीश भाटिया हैं, उनको मैं देखता हूँ कि कुछ इस तरीके का भी स्कूप अब तो उन्होंने अपना बना दिया, अनफिल्टर विद समदीश। तो उनको देख करके मैं सोचता हूँ कि हाँ इनके पास बहुत, लेकिन क्या है उनके पास संसाधन बहुत हैं और मेरे पास उतने संसाधन अभी भी सीमित हैं। और जब स्टार्ट किया था तब तो कुछ भी नहीं था। लेकिन एक बहुत अच्छे शायर हैं, उन्होंने लिखा है, तमन्नाओं से नहीं गिरते फूल झोली में, कर्मों की शाखाओं को हिलाना पड़ता है। तमन्नाओं से नहीं गिरते फूल झोली में, कर्मों की शाखाओं को हिलाना पड़ता है। अंधेरों को कोसने से कुछ नहीं होता, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना पड़ता है। तो
कोशिश करते हैं कि धीरे धीरे चीज़ों में कुछ इम्प्रूवमेंट्स हों। तो ऐसे ऐसे लोगों से बहुत, लल्लन टॉप के सौरभ द्विवेदी हैं, सौरभ द्विवेदी वो अपने आप में बहुत इंस्पायरिंग कैरेक्टर हैं। ऐसे बहुत सारे। अब लल्लन टॉप के सौरभ द्विवेदी कोई न्यूज़ चैनल के मालिक नहीं है, उन्होंने यूट्यूब पे एक ऐसा चैनल प्लेटफॉर्म खड़ा कर दिया जो आज पूरे न्यूज़ फील्ड के लिए एक आदर्श स्थापित हो गया, आइडियल बन गया। उन्होंने अपने जैसे कितने जर्नलिस्ट तैयार कर दिए। ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जिनसे मैं प्रेरित होता हूँ। अब एक मैसेज अगर हम बोलें कि लाइक जो अपकमिंग जनरेशन है, स्पेशली जो लोग आपके वीडियोस देखते हैं, जो यूथ आपको सुनता है, स्पेशली अपने शहर के यूथ के बारे में बात करें तो क्या होगा एक गौतम का उनके लिए एक मैसेज? आपने एक बात बोली कि यूथ आपको सुनता है। लोगों को ऐसा लगता होगा कि गौतम खट्टर स्पिरिचुअल वीडियोस बना रहा है तो इसको दूर-दराज लोग देखते होंगे। नहीं गौतम, इस चीज़ को मैं मतलब मैं काटना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है। हाँ, ऐसा नहीं। इसका मैं प्रमाण, मैं खुद सोचता था कि शायद उम्र-दराज लोग देखते होंगे, 60 प्लस देखते होंगे। लेकिन आपकी जो व्यूअरशिप, एल्गोरिदम में गया, मैं वही कह रहा हूँ कि लाइक मैंने एक्चुअली कुछ चीज़ें देखी और मैं उन मतलब आपकी व्यूअरशिप के नीचे जो कमेंट आते हैं, हाँ। उनमें बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मतलब अभी दे आर इन देयर 20s। हाँ, आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि 25 और 35 जो एज ग्रुप है, सबसे ज़्यादा व्यूअरशिप, सबसे ज़्यादा 90% वो लोग देख रहे हैं। कंज्यूमर वही है ना बड़ा। और क्या पता है क्या मेल कर रहे हैं मेरे को, क्या मैसेज कर रहे हैं? मेल लिख रहे हैं कि मेरी बचपन से इच्छा थी कि मैं कनाडा जा कर के पढूं, लेकिन जैसे जैसे मैं ये वीडियोस देख रहा हूँ, अब बाहर विदेशों में जा कर के पढ़ने की इच्छा खत्म हो गई है। अब मुझे देश में पढ़ना है और देश के लिए, भारत के लिए, भारतीयता के लिए कुछ करना है, कंट्रीब्यूट करना है। एक नहीं, ऐसे हजारों लोग मेल लिख रहे हैं, हम रो रहे हैं, हमारे आंखों से आंसू आ रहे हैं, हमने अब तक अपना जीवन खराब कर दिया। इस तरीके के हजारों संदेश लोग लिख करके भेज रहे हैं। और आपने कहा संदेश देने की बात, तो मैं भारत के लोगों को, भारत के खासकर युवाओं को ये कहना चाहता हूँ कि जो आपकी जो संस्कृति है, ये दुनिया की सर्वश्रेष्ठ संस्कृति है, सबसे महान है। ऐसे ही नहीं, इस संस्कृति को तोड़ने के कितने प्रयास हुए। मतलब 250 साल से ज्यादा तो हम ब्रिटिश के गुलाम रहे। वो उसका एक शेर है ना, कुछ इकबाल का, कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, दौरे है ना। चाहे दुश्मन रहा है दौरे जहां हमारा, लेकिन अब उसकी बात भी उसकी बात भी अब जो है नकारा साबित हो रही है, क्योंकि हस्ती तो मिट रही है ना भारत की। कहाँ भारत काबुल से लेकर कंधार तक था, यंगून से लेकर के यूनान तक था। आज भारत कच्छ से कच्छार और कश्मीर से कन्याकुमारी तक सिमट के रह गया है ना। हस्ती तो मिट रही है, ऐसी बात नहीं है। हम बाहर से जो इंसान नजर आ रहे हैं वो भारतीय हैं, लेकिन भीतर से सब अभारतीय और विदेशी हैं। आप मेट्रोपॉलिटन सिटीज में जाइए, सब भाग रहे हैं। मैं दिल्ली कभी कभी बीच में चला जाता हूँ ना, तो मेट्रो स्टेशन पे मैं देखता हूँ सब भाग रहे हैं। कहाँ भाग रहे हैं? सबके कान में लीड लगी है, किसी को कोई मतलब नहीं है, पड़ोसी को नहीं जानता। जो भारत वसुधैव कुटुंबकम, अतिथि देवो भवा जिसकी परंपरा थी, आज उसको ये नहीं पता पड़ोस में 6 महीने हो गए कोई मर गया है और अंदर उसकी लाश सड़ रही है, पड़ोसी जानता ही नहीं है। जब बेटा आया अमेरिका से तो पता चला कि वो माताजी तो मर गई और 6 महीने अब वो कंकाल में परिवर्तित हो गई। तो ये भारत नहीं था, इसीलिए अब भारत की हस्ती मिट रही है। पहले वो दौर अलग थे कि हस्ती नहीं मिट रही थी, दौरे जहाँ दुश्मन था, लेकिन अब देखो ना, सीमाएं तो सीमित हो गई। अब लोग दिख तो रहे हैं भारतीय, लेकिन हो गए हैं अंग्रेज। मैकॉले ने लिख करके भेजा अपने यहाँ कि मैंने ऐसा बीज बो दिया है भारत में कि यहाँ लोग दिखेंगे तो भारतीय, लेकिन भीतर से विदेशी होंगे। कैसे? उसने शिक्षा परंपरा को तोड़ दिया, उसने एजुकेशन सिस्टम पे सबसे ज्यादा प्रहार किया। क्या कारण था कि 800 साल तक मुगलों ने भारत पर राज किया, लेकिन उस दौर में लोग गर्दन तो कटा लेते थे पर जनेऊ नहीं देते थे। बहुत सारे ऐसे उदाहरण है। गोविंद सिंह जी के जब 2 बेटों को दीवार में चीना गया, क्यों चीना गया? अगर वो जनेऊ और चोटी काट देते थे तो वो चिनते थोड़ी दीवार में, लेकिन उन्होंने बोला नहीं, चिन जाएंगे लेकिन हम जनेऊ और चोटी देंगे नहीं। क्या कारण था कि मुगल इतने साल में लोगों को तोड़ नहीं पाए, भारतीय लोगों को तोड़ नहीं पाए। लोगों ने सिर दे दिए लेकिन चोटी और जनेऊ नहीं दिए। लेकिन 250 साल में लोगों ने अपना जनेऊ, अपनी चोटी, अपनी परंपरा, अपनी भाषा, सब कुछ ऐसे हाथ में देकर के उनके पैरों में रख दी कि लो
सिर्फ ये कारण कि उन्होंने एजुकेशन सिस्टम को तोड़ा। और मुगल 700 साल में एजुकेशन पे काम नहीं कर पाए, लेकिन इन्होंने किया। आज आप देखिए कि हर मदरसे को फंड दे रही है मस्जिद, हर बाइबल स्टडी सेंटर को फंड दे रही है एक चर्च। लेकिन आज भारत में गुरुकुल है क्या? आध्यात्मिक क्षेत्रों में जाकर के देखिए, गुरुकुल खत्म हो गए हैं। जो वेद, जो दर्शन, जो उपनिषद, जो भारतीय परंपरा के मूल है, आज अगर अंग्रेज ऋषिकेश में आ रहे हैं तो क्यों आ रहे हैं? योग दर्शन को पढ़ने आ रहे हैं। अथ योगानुशासनम योगः चित्तवृत्ति निरोधः। ये जो पतंजलि, गौतम, कणाद, जैमिनी, चरक, सुश्रुत, धन्वंतरी, आचार्य चाणक्य, योगेश्वर कृष्ण, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, स्वामी विवेकानंद, महर्षि दयानंद के सिद्धांतों को ही तो विदेश आज पढ़ रहा है। जर्मन के 17 से ज्यादा विश्वविद्यालयों में संस्कृत पर शोध हो रहा है। लेकिन भारत में आज संस्कृत यूनिवर्सिटी खत्म हो गई है। भारत में संस्कृत एक ऑप्शनल सब्जेक्ट हो गया है। उसको भी तब लेते हैं जब लगे कि हाँ चलो इंग्लिश ज्यादा टफ हो गई इंग्लिश के ऑप्शन में आती है, इंग्लिश के ऑप्शन में आती है कि चलो अब तो कोई काम नहीं होगा तो चलो इसी से काम चलाते हैं। तो मैं लोगों को यही बोलता हूँ कि भाई भाषा पर गौरव करो, अपनी वेशभूषा पर गौरव करो। स्वामी विवेकानंद जब खड़े होकर के शिकागो में बोल रहे थे, बोलने से पहले लोगों ने मजाक बनाया कि अरे ये कैसे कपड़े पहन रखे हैं, ये पगड़ी लगा रखी है, ये कुर्ता और धोती पहना हुआ है। तुम्हारे देश में दर्जी जेंटलमैन बनाता है। हाँ, लेकिन जब उन्होंने बोलना शुरू किया तो सब आश्चर्यचकित हो गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने बोला, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये अयम निजः परो वैति गणनाम लघु चेतसाम उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम। ये भावना कहाँ की है? भारत की है। पूरी दुनिया आज विश्व को बाजार की दृष्टि से देख रही है। भारत पर कब्जा क्यों हुआ? बाजार की दृष्टि से हुआ। लेकिन भारत आज एकमात्र ऐसा पूरी दुनिया का देश है जो पूरी दुनिया को एक परिवार की दृष्टि से देखता है। तो ये अंतर है हम में और विदेशियों में। विदेशी मलेच्छ हैं, ये बात खुद विदेशी कह रहे हैं। इंटरव्यूज में मेरे को बोलते हैं कि हम तो मलेच्छ हैं और हम यहाँ आ गए हैं। एक विदेशी ने मुझे बहुत अच्छा उदाहरण दिया। उसने बोला कि जो ट्रेन रेलवे स्टेशन के नजदीक रहता है ना, अक्सर उसकी ट्रेन मिस होती है। बिल्कुल। तो 3 दोस्त रेलवे स्टेशन पे 9:30 बजे की ट्रेन थी, लेकिन वो जब पहुंचे तो आखिरी बोगी चुक करके जा रही थी। दो जो दोस्त थे वो फटाफट चढ़ गए, सामान चढ़ गया। एक दोस्त छूट गया। जब तक वो जाने लगा ट्रेन निकल गई। तो जब वो ट्रेन निकल गई तो वो बहुत तेज से हंसने लगा। तो लोग बोल रहे, अरे पागल है तू हंस रहा है, तेरी ट्रेन छूट गई है। मैं बोला, अरे ये मैं इसलिए हंस रहा हूँ क्योंकि ये जो दोस्त थे ये मुझे छोड़ने आए थे और टिकट मेरे पास है, और वो दोनों चले गए, मैं यहाँ रह गया। तो ठीक इसी प्रकार से विदेशी अब मुझे कह रहे हैं कि मतलब मोक्ष को, यानी कि स्वर्ग को जाना था भारतीयों को, लेकिन हम छोड़ने आए थे, लेकिन अब हम निकल रहे हैं स्वर्ग को और भारतीय यहाँ रह जा रहे हैं। तो यही मैं लोगों को कह रहा हूँ कि अपनी भाषा पर गर्व कीजिए। ठीक है, अंग्रेजी सीखिए, सीखने में कोई बुराई नहीं है। भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए। स्पेनिश सीख लीजिए, फ्रेंच सीख लीजिए, जर्मन सीख लीजिए, लेकिन हिंदी और संस्कृत जो है उसको आत्मग्लानि ना मानिए। अभी उम्र 22-23? हाँ, 22 ही, अभी फरवरी में 22 हुई है। अच्छा, कौन सी तारीख को? 4 फरवरी। 4 फरवरी, लगभग एक महीना। मेरा मैसेज आया था शायद नहीं तो हैप्पी बर्थडे। 22 के हो गए। खैर अभी तो बहन की शादी है। हाँ, बड़ी बहन की। बहन की शादी अगले महीने। हाँ, आपकी शादी में बहुत टाइम। हाँ, वही बोला मैंने। अच्छा, ये पहले ही वो लोग कर लिए। कहीं पता चला जब समय आए तब तक मैं भी बाबाओं के साथ ही बाबा हो जाऊं। ओके, ठीक है यार। ये जरूरी है कि मतलब संन्यास लेना स्पिरिचुअल होने के लिए? जरूरी नहीं है। साधु क्या है, संत क्या है? अब संत की परिभाषाएं धूमिल हो गई है। संत मतलब जो समाज के उत्थान के लिए अपना अंत कर ले। अब संत की जगह महंत ने ले ली है। जिसने अपनी महानता का अंत कर दिया वो महंत हो गया है, मठाधीश हो गया है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि सभायाम सभ्य साधु, आचार्य चाणक्य ने कहा था, जो सभा में सभ्य है वही साधु है। वो संजय सिलसिवाल भी हो सकते हैं, वो गौतम खट्टर भी हो सकता है, आप जींस में हो आप भी साधु हो सकते हो। सभ्य, आपको मालूम होना चाहिए कि आपको क्या बोलना है, कब बोलना है, कितना बोलना है, कहाँ नहीं बोलना है, कैसे बोलना है, किससे बोलना है, किस तरीके से बोलना है, किस लहजे में बोलना है। ये साधु की परिभाषा है। ये बात जो आपने कही ना गौतम, इसमें मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैंने स्पिरिचुअलिटी की बात करूं तो मैं खुद भी एक ठीक ठाक स्पिरिचुअल रहा हूं, और इस चीज़ में ना इजाफा जो किया
और मेरी भी सोच वो थी कि मतलब साधु के लिए आपको मतलब बिल्कुल धोती कुर्ता और मतलब तब आप स्पिरिचुअल हुए हैं। मेरी सोच में बहुत बड़ा इजाफा किया संदीप महेश्वरी ने, जब उनसे मिलना हुआ और उसके बाद तो मुझे लगा कि वो एक जींस जैकेट में एक एंटरप्रेन्योर और उसके बाद एक बढ़िया स्पिरिचुअल आदमी है। तो वो जो मानसिकता थी ना कि मतलब हाँ आदमी को अभी यहाँ पर ड्रेस कोड पे बड़ा ध्यान होता है, लोगों को बहुत ध्यान होता है कि मतलब अगर आप स्पिरिचुअल हो तो आपका ड्रेस कोड जो है वैसा होना है या ज़रूरी है, भले ही फिर आप धोती के पीछे कुछ भी करें। मतलब वही है ना, जैसे कहते हैं कि रामचरितमानस की जो पोथी होती है जो बाबा ने लिख दिया, उसके पीछे जैसा भी कितना भी मतलब मलेच्छ आदमी हो, है ना, हम लोग जाकर के दंडवती होते हैं कि क्राइटेरिया खत्म हो गया ना। साधुओं के जब शंकराचार्य जी ने परंपरा शुरू की थी, उसके क्राइटेरिया थे कि कौन महामंडलेश्वर बनेगा, कौन शंकराचार्य बनेगा, कौन मठाधीश बनेगा, कौन महंत बनेगा। वो क्राइटेरिया अब खत्म हो गए। अब विद्वता की कोई गरिमा नहीं है। अब पैसा दीजिए, अगर आपके पास है 10, 12, 20 लाख रुपए तो आप महामंडलेश्वर के लिए एलिजिबल हैं। और अगर आप कितने ही विद्वान हैं लेकिन आप के पास पैसा नहीं है, आपके पास बड़ा आश्रम नहीं है, तो आप जो है उसके लिए एलिजिबल नहीं है, आप योग्य नहीं है। आप देखिए ना किस ये स्पिरिचुअल के अंदर गौतम, तुम तो इसके अंदर बहुत घुसे हो अंदर ना, अभी जो बात कह रहे हो आप, ये क्या मैं इसको स्पिरिचुअल पॉलिटिक्स कह सकता हूँ या सो कॉल्ड स्पिरिचुअल पॉलिटिक्स है, क्योंकि अगर पॉलिटिक्स इसके उदाहरण है ना हमारे पास। आप देखिए कि आज जितने भी अब आप ऋषिकेश का उदाहरण ले लीजिए, हरिद्वार का। ऐसे हरिद्वार में आश्रम तो बहुत है, लेकिन जहाँ अमित शाह आएंगे, जहाँ नरेंद्र मोदी आएंगे, उसमें भी राजनीति है कि अगर नरेंद्र मोदी या अमित शाह या राजनाथ सिंह हरिद्वार आ रहे हैं तो उसको कैसे मैं अपने संस्थान में खींचूं, मैं दिखाऊं ग्लैमर की देखो आश्रम के महाराज जी के साथ राजनेताओं का कितना बड़ा ताल्लुकात है। तो राजनाथ सिंह आएंगे या कोई भी बड़ा लीडर आएगा तो वो उस आश्रम में जाएगा तो उससे उसका ग्लैमर बढ़ेगा। आप देखिए कि साधु का क्या मतलब है कि अपने जो घर को त्याग देता है, जो अपने परिवार को त्याग देता है। लेकिन अब साधु का क्या मतलब है, घर को त्याग दिया, इतने घर को त्याग दिया, इतना बड़ा घर बना लिया, इतनी गाड़ी को त्याग दिया, इतनी बड़ी गाड़ी खरीद ली, सिंपल फ्लाइट को त्याग करके बिजनेस क्लास खरीद लिया। हाँ। तो अब नहीं त्यागा तो है आपने, बट छोटा त्यागा बड़ा ले लिया। हाँ। मैं कुछ बड़ा पाने के लिए कुछ छोटा खोना पड़ता है वाली बात। बिल्कुल, लेकिन बहुत सारे अच्छे साधु भी हैं हमारे समाज में, बहुत सारे अच्छे स्पिरिचुअल एजुकेटर्स भी हैं जो वास्तव में, ठीक है, संसाधनों की जरूरत हर किसी को होती है और वेद में भी कहा है वयम श्याम पतयो रहीणाम, मतलब हम सब धन ऐश्वर्यों के स्वामी हों, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अनासक्त भाव से हम भोग विलासी हो जाए नहीं उसमें, बिल्कुल जैसे राम रहीम हो गए कि एक तरफ तो बाबा और दूसरी तरफ मूवीज बना रहे हैं, पिक्चर बना रहे हैं। वो परंपरा का दोहन है, वो कहीं ना कहीं ट्रेडिशन को ठेंगा दिखा रहा है कि ठीक है, तुम मुझे चढ़ावा चढ़ाओ और मैं तुम्हारे पैसों से ग्लैमर, यू आर द लव चार्जर, यू आर द लव चार्जर, मैं ऐसा करूंगा। फिर भी लोग कह रहे हैं ओहो बाबा जी आप तो बड़े महान हैं। आजकल बाहर है और Z+ सिक्योरिटी भी है गवर्नमेंट। क्यों? क्योंकि अगर नहीं देंगे तो पंजाब हरियाणा इन सब की राजनीति हिल जाएगी, क्योंकि लोग भारत के जो है ना बड़े मतलब पता नहीं क्या आपको लग रहा है कि स्पिरिचुअल एक ऐसी फसल है जिसको कोई भी आज ना बिल्कुल उसको दूसरी तरह से काटा जा रहा है, दूसरी तरीके से बोया भी जा रहा है, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी की परिभाषा ये नहीं है जो आज लोगों ने निर्धारित कर दिया, ये बहुत अलग है। आज लोगों ने बिल्कुल ही इसको जो है धूमिल कर दिया और बाबाओं ने कर दिया। बाबाओं ने तो किया। आप एक बात बताओ, आप अपनी दुकान खोल के बैठ गए, उसमें आप नकली सामान बेच रहे हो, तो तब तक ही तो बेच पाओगे जब तक लोग खरीदेंगे। लोग खरीदना नहीं बंद कर रहे हैं ना, लोग कह रहे हैं हाँ ठीक है नकली सामान है लेकिन अच्छा है, मजा आ रहा है। तो इसी तरीके से नकली बाबा है, पर ठीक है नकली बाबा है तो लोग उनकी दुकान में जब जा रहे हैं, उनका कारोबार चल रहा है, तो वो क्यों असली बाबा के पास जाएंगे। बात ये है कि लोग ना नकली और असली में डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं। आपको आपने तो दोनों तरफ का एक्सपीरियंस लिया, लोगों का भी एक एक्सपीरियंस है और जो मतलब हमारी जो स्पिरिचुअल लीडर्स हैं, सो कॉल्ड जो आजकल फेक स्पिरिचुअल लीडर्स हैं, उनको भी आपने इंटरव्यू किया। क्या लगा कि ऐसी क्या चीज़ है कि लोग देखो, इंडिया हमारे अंदर ये स्पिरिचुअलिटी का जो भाव है
या मतलब हमने तो यार भगवान को पाला है, ये वो देश है ना, हमने गाना पाला है ना, हर घर में पलता है ना, ठीक है। हम उसके इतने भाव जानते हैं, उसके बावजूद भी हमारे अंदर इतना अभाव है कि यार हम इनको नहीं समझ पा रहे। इसलिए नहीं समझ पा रहे क्योंकि हमने अब भगवान को खोजना बंद और बनाना शुरू कर दिया। इंसान ने भगवान को बना दिया। एक भजन चलता है, भगत के बस में है भगवान, जबकि ये सब फर्जी बातें हैं। आज आप देखिए, भगवान की बनाई मूर्तियां सड़क पर भटक रही हैं, भगवान की बनाई मूर्तियां वृद्धाश्रम में पल रही हैं, और इंसान की बनाई मूर्तियों को कूलर दिया जा रहा है, एसी दिया जा रहा है, हीटर दिया जा रहा है, कपड़े पहनाए जा रहे हैं। ये बात मैं कह रहा हूँ क्योंकि भारत में वृद्धाश्रम बढ़ रहे हैं। आप देखिए, भारत में मंदिरों की संख्या आज, स्पिरिचुअल जो संस्थान है, मंदिर, मठ, ऐसे जो सेंटर्स हैं, उनकी संख्या स्कूलों और विद्यालयों से कम है। लेकिन आप देखिए कि अगर मंदिरों की संख्या इतने पिछले दशकों में बढ़ी है तो धर्म बढ़ना चाहिए था, पर क्या धर्म बढ़ा है? नहीं। उससे तेज गुना से बलात्कार बढ़े, उससे तेजी से क्राइम बढ़ा है, उससे तेजी से चोरी, लूटपाट, डकैती, ये सब चीजें बढ़ी हैं, घटी नहीं है। उससे तेजी से वृद्धाश्रमों की संख्या बढ़ी है। तो मतलब ये है कि ये एक तरह की जो नेगेटिविटी है उसको लीगलाइज करने का एक तरीका है। बिल्कुल। और क्या स्पिरिचुअल वे में, और क्या है? आप देखिए ना कि भगवान की बनाई मूर्तियां तो वृद्धाश्रम में है और इंसान की बनाई मूर्तियां ऐशो आराम में है। अरे भगवान की बनाई जो आपके माता पिता हैं उनकी सेवा कीजिए ना। आप क्यों जा करके मंदिर और मठों में जो है सिर फोड़ रहे हैं, पैसा चढ़ा रहे हैं, और उस पैसे से ऐशो आराम ही तो हो रहा है। और क्या हो रहा है? आप किसी गरीब को पढ़ा दीजिए, आप किसी बेसहारा को कुछ उपलब्ध करा दीजिए, वो सबसे बड़ी सेवा है। आपने और कुछ नहीं तो कम से कम अपने माता पिता की सेवा कर लो, जिसके साथ आप मदर्स डे और फादर्स डे पे हर साल फोटो लगा देते हो, उनको भी पूछ लो। चलिए, बातें होती रहेंगी। अब ये यंग लोग हैं अभी, और ये यूथ क्या सोचता है, किस तरह से चीज़ों को सोचता है, किस तरह से चीज़ों को समझता है, इसकी एक वानगी आपने देखी आज, और बहुत अच्छा लगा मुझे, व्यक्तिगत तौर पे बहुत अच्छा लगा। मेरा मन नहीं है अभी इसको ख़त्म करूँ इंटरव्यू को, लेकिन बहुत लंबा हो जाएगा। गौतम अपने छोटे भाई हैं, कभी भी मुलाकात कर सकते हैं, कभी भी दोबारा इंटरव्यू के लिए हम लोग बोल सकते हैं। दोबारा ज़रूर मुलाकात होगी और इन बातों के सिलसिलों को आगे भी बढ़ाएंगे। आपको भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो काम कर रहे हैं आप अच्छा कर रहे हैं, ठीक है।